हेलो बच्चों, वेलकम टू विजेता स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट हो गई थी, सेकंड शिफ्ट भी हो गई है और इससे रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके, और यदि आप इस वीडियो पे पहले हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारी 2026 में क्या शपथ ग्रहण जो है सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सम्राट चौधरी। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 2026 में के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने कुल कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की डिटेल में आपको बता दें, देखिए जो हमारा अप्रैल 2026 में सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वह राज्य के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे और राज्यसभा जाने के बाद पद संभाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो टोटल जो हमारी सीटें थी 80 सीटें थी। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा शीर्ष स्थान यानी कि टॉप पोजीशन में है CREA की मासिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का गुरुग्राम भारत का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है और मार्च 2026 के आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम का जो औसत PM 2.5 स्तर 146 तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा गुरुग्राम, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 से 18 अक्टूबर 2025 को भारत और जापान के बीच कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा 16 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच भारत और जापान के बीच आयोजित समुद्री अभ्यास का नाम क्या था, JMX 25 था। ठीक है, और आयोजन स्थल की अगर बात करें, देखिए जो यह संस्करण था जापान के क्यूशू के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था और इसके बाद 21 अक्टूबर 2025 को योकोसुका में इसका हार्बर फेज हुआ। ठीक है, और साथ में और डिटेल में बता दें इसको, देखिए जो हमारा भारतीय भागीदारी इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित शिवालिक श्रेणी के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री ने किया था और जापानी जो भागीदारी थी जापान की ओर से जो JMSDF के जहाज़ों आसाही JS आसाही था, ओमी और पनडुब्बी जिनर्जियू ने भाग लिया था और ये 9वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा था, 9वां। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा JMX 25 बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉकहोम शतरंज चैंपियनशिप शतरंज उत्सव किस देश में आयोजित किया गया था। देखिए, अगर हम क्वेश्चन की डिटेल में बता दें इसको, देखिए जो स्टॉकहोम शतरंज चैंपियनशिप स्वीडन देश में आयोजित की जाती है। कहाँ आयोजित की जाती है, स्वीडन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2026 में किस अभिनेता ने फिल्म सिनर्स में अपनी उत्कृष्ट दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो ध्यान रखिएगा, इसका सिंपल सा लॉजिक,
देखिए इसको अगर हम डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए जो हमारा मार्च 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में हॉलीवुड अभिनेता माइकल बी जॉर्डन ने फिल्म सीनर्स में जुड़वा भाइयों की दोहरी भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा माइकल बी जॉर्डन, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथ में ये लिस्ट और भी है, जो प्रमुख जो विजेताओं की सूची है ये प्रमुख, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको हम बता दे रहे हैं आपको साथ में। देखिए जो हमारे जो प्रमुख उप विजेताओं की जो सूची है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, वन बेटल आफ्टर अनदर। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, पॉल थॉमस एडरसन, और वन बेटल आफ्टर अनदर के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, सीनर्स के लिए। ठीक है, और साथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, जेसी बर्कले हैर्नेट। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन थे, शी पेन। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन थी, एमी मेडिगन। ठीक है, तो बात करते हैं इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा बताया आपको, सी, माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किस तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का चलाते हुए लक्ष्य के खिलाफ सफलतापूर्वक उड़ान प्रशिक्षण किया गया। देखिए अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में आपको बता दें, देखिए जो हमारा 11 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत की तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MP मैग्नेशियम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक चलते हुए लक्ष्य के खिलाफ सफल प्रशिक्षण किया था, और यह मिसाइल दागने के बाद भूल जाओ तकनीकी पर आधारित थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, समझ में आया। सॉरी बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है नहीं, इसका सी होगा। ठीक है, एम फेट गेम। ठीक है, अभी मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को डिटेल में। देखिए जो यहाँ पे हमने डिटेल बताई थी थोड़ा सा, देखिए एक बार फिर से देखिए, जो 11 जनवरी 2026 को क्या हुआ था, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत की तीसरी पीढ़ी की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक चलते हुए लक्ष्य के खिलाफ सफल प्रशिक्षण किया था। यह मिसाइल दागने के बाद भूल जाओ तकनीकी पर क्या थी, आधारित। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सही कर लेना आप लोग सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन ये रहा है और इम्पोर्टेंट भी बेहद रहा है, इसलिए आप लोग भी तैयार कर लीजिए, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, जो गणतंत्र दिवस 2026 में के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना IAF के ग्रुप कैप्टन की और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक कहाँ किया गया था। देखिए अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में आपसे बात करता हूँ मैं, देखिए जो हमारा
एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद पर किया गया था। और विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है। और उद्घाटन देखिए, इस 4 दिवसीय भव्य शो का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किजारपु राममोहन नायडू द्वारा किया गया था। और मुख्य रूप से इसकी जो थीम थी, इस वर्ष की जो थीम क्या थी, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिज़ाइन टू डिप्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी रखी गई थी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचों क्षेत्रों में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में आपको बात बताएं, देखिए जो हमारा केंद्रीय बजट 2026-27 में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से परिवहन क्षेत्र, विशेषकर सड़क परिवहन, राजमार्ग और रेलवे को सबसे अधिक वित्तीय आवंटन मिला, जिसमें सड़क परिवहन के लिए इतना करोड़ दिया गया और रेलवे के लिए इतने करोड़। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना ने मई 2026 में युद्ध क्षेत्र के निर्णयों, वास्तविक समय की निगरानी और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन से 2 उन्नत AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम डिटेल में आपसे बात करता हूँ, देखिए जो हमारा भारतीय सेना ने मई 2026 में सैन्य अभियानों, निर्णय लेने की क्षमता और रसद प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कौटिल्य और क्यू फोर्स नामक 2 उन्नत AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, कौटिल्य और क्यू फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही शानदार है। कथन है इसमें 2। पहला है क्या AG गोल्ड सोना का प्रतीक है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि PV लेड सीसा का प्रतीक है। देखिए, अगर हम क्वेश्चन की डिटेल में आपको बता दें, जिनको नहीं पता है वो भी जान लें। देखिए, जो आवर्त सारणी में क्या होता है, लेड सीसा का जो रासायनिक प्रतीक होता है PV होता है, और जबकि गोल्ड का प्रतीक क्या होता है, AU। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा केवल और केवल V होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, बी ऑप्शन ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमाशय और आंतों में खराबी या पेट खराब होने की स्थिति में वसा का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से किसके प्रभावित होने के कारण नहीं हो पाता है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा पेट खराब होने से क्या होता है, आमाशय और आंतों में क्या होता है, लाइपेज एंजाइम और पित्तरस की कमी या असंतुलन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा फेट का जो पाचन है ठीक से नहीं हो पाता है, और अपचित वसा सीधे क्या हो जाता है, लसिका में अवशोषित होने के बजाय मल के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, लसिका। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक तत्वों के संदर्भ में आवश्यक सारणी में धातु और अधातु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में हम बात करें, देखिए जो हमारे आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त सारणी में जो धातु हैं और अधातु के गुणों के बीच की कड़ी को क्या बोला जाता है, उपधातु। और इनमें जो क्या होता है, धातु और उपधातु दोनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, समझ में आया। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, उपधातु। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में हाइड्रोकार्बन यानी कि प्रोपेन या अल्केन संरचना का अल्कोहल जो है ऑक्सीजन युक्त डेरिवेटिव में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में हम बात करें, देखिए जो हमारी मूल अवधारणा है, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब किसी अल्केन संरचना को नियंत्रित परिस्थितियों में ऑक्सीकृत किया जाता है तो क्या होता है, वह अल्कोहल समूह या एल्डिहाइड समूह में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ में और भी यहाँ पे डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ इसकी। देखिए जो मूल अवधारणा में इसका क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए उसको छोड़िए, उतना काफ़ी इनफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि थोड़ा जूम, तभी सभी को सही से दिख रहा है। ओके ओके, बिल्कुल सही। देखिए जो पेड़ पौधों में क्या होता है, जीव जंतुओं की अपेक्षा मृत कोशिकाएं की अधिक मात्रा क्यों पाई जाती है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब हाई स्कूल और इंटर लेवल के क्वेश्चन हैं जो हमारे, अगर जिन्होंने हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से पढ़ा होगा बायोलॉजी से, तो उनको ये अच्छे से पता होगा। देखिए जो हमारे पेड़ पौधों में क्या होता है, जीव जंतुओं की अपेक्षा जो हमारी मृत कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स, अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि पौधे अचल होते हैं और उन्हें विपरीत मौसम यानी कि तेज हवा, बारिश में सीधे खड़े रहने के लिए अत्यधिक यांत्रिक शक्ति यानी कि सपोर्ट चाहिए होता है और संरचनात्मक स्थिरता की आवश्यकता होती है, जो मृत कोशिकाएं बिना ऊर्जा खर्च किए प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ध्यान रखिएगा क्योंकि मृत कोशिकाएं हैं ना, जो बिना ऊर्जा खर्च किए संरचनात्मक स्थिरता और यांत्रिक शक्ति को क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, ये अलग गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य के एक बड़े क्षेत्र में बिना किसी केंद्रक झिल्ली के संघनन रूप से केंद्रित रहता है। देखिए अगर क्वेश्चन की डिटेल में हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा दिए गए विकल्पों में से केवल जीवाणु एक ही जो है जो प्रोकैरियोटिक जीव है, और प्रोकैरियोटिक जीवों में कोई वास्तविक या झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं होता है। इसके बजाय उनका आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए कोशिका द्रव्य में एक बड़े नगन और सघन क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, और यह प्रारंभिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए।
जीवाणु। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सरल मशीन का उपयोग करते समय किसी वस्तु को आसानी से उठाने के लिए मानव या किसी बाहरी स्रोत द्वारा लगाए जाने वाले विपरीत बल को क्या कहा जाता है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम डिटेल में बात करते हैं, देखिए जो एक सरल मशीन में हम क्या कर सकते हैं, जब हम जिस विपरीत बल को लगाकर किसी भारी वस्तु को आसानी से उठाते हैं या कार्य को आसान बनाते हैं, तो उस आयास यानी कि इफोर्ट, उसको क्या बोला जाता है, इफोर्ट। और वह भारी वस्तु या रुकावट जिसे उठाया या हटाया जा सकता है, उसे क्या बोला जाता है, भार। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा इफोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आयास। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति और आकार कैसा होगा। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाता है या बीच में रखा जाता है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होता है, और यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, सी ऑप्शन। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के प्रथम वक्रता केंद्र से पीछे 2f1 से परे रखा जाता है और लेंस के दूसरी तरफ बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को क्या, इसकी दूसरी स्थिति क्या होगी। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में हम आपसे बात करें, देखिए जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र के से पीछे या परे यानी कि बियॉन्ड 2f1 रखा जाता है, तो लेंस के दूसरी तरफ उसका जो प्रतिबिंब बनता है f2 और 2f2 के मध्य बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा f2 और 2f2 के मध्य। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी विद्युत परिपथ में पारंपरिक विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगी। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम डिटेल में बात करें आपसे, देखिए जो विद्युत परिपथ होता है में जो विद्युत धारा है कि जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, और जबकि इलेक्ट्रॉनों की जो बहने की दिशा होती है इसका क्या होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बी ऑप्शन, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूचक का उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए घ्राण इंद्रियों के आधार पर किया जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल में बात करते हैं, देखिए जो घ्राण सूचक होता है इसमें क्या होता है, वे पदार्थ जिनकी गंधक स्मेल अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं, घ्राण सूचक कहते हैं। ठीक है, और वेनिला का व्यवहार कैसा होता है इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, जो वेनिला है ये वेनिला अर्क की गंधक बहुत तेज होती है, इसमें क्या होता है, एसिड अम्ल ठीक मिलाया जाता है, तो क्या होता है, इसकी गंधक में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब इसमें क्या मिलाया जाता है, क्षार, तो क्या होता है, वेनिला की जो अपनी प्राकृतिक मीठी गंध पूरी तरह क्या हो जाती है, नष्ट। और इसके कारण, इसी गुण के कारण, इसी जो इसका जो ये गुण है, इसी से क्या होता है, जो हमारे दृष्टिबाधित छात्र होते हैं वो भी प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, वेनिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है कि यदि 4000 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर एक नियत बल कार्य करता है जिससे उसमें 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तो
वस्तु पर लगाए गए बल का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पानी और खनिजों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर परिवहन मुख्य रूप से किस बल या प्रक्रिया के कारण होता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में हम बात करें, देखिए जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, जो हमारा पानी है उसको घुले हुए खनिजों का जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर चढ़ाना मुख्य रूप से बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और कोशिकात्व के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, जाइलम उत्तम के माध्यम से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और कोशिकात्व के कारण, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पर स्थित होते हैं। यह परिभाषा प्रकाशिकी के किस नियम को दर्शाती है। देखिए जो ये प्रक्रिया है हमारे प्रकाश के अपवर्तन का, ये प्रथम नियम है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। समझ में आया? प्रकाश के अपवर्तन का ये क्या है, प्रथम नियम है। अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में हम आपसे बात करें, देखिए जो हमारा प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश का जो प्रथम नियम है इसके अनुसार जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है, समतल में स्थित होते हैं। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बनता है, इसको भी हम बता दे रहे हैं यहीं पे कि अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, जो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा साइन आई और अपवर्तन कोण की जा साइन आर के अनुपात को नियतांक बताता है। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक समान वृत्तीय गति करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नियत या स्थिर रहती है और कौन सी बदलती है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर डिटेल में बात करें, देखिए इसकी जो चाल है, देखिए एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, वस्तु की जो चाल होती है हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, लेकिन जो वेग होता है दिशा लगातार बदलती रहती है। इसी का कारण क्या होता है, यह एक त्वरित गति का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा चाल नियत रहती है लेकिन वेग क्या रहता है, बदलता रहता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारंपरिक गर्म विद्युत बल्बों के फिलामेंट के निर्माण में मुख्य रूप से टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा विद्युत बल्ब के फिलामेंट में क्या होता है, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्य रूप से इसके अत्यधिक उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता के कारण किया जाता है, जिससे क्या होता है अत्यधिक गर्म होने पर भी यह बिना पिघले तेज प्रकाश दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता के कारण। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीव विज्ञान के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जीव समूह की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। देखिए अगर क्वेश्चन की डिटेल में हम बात करें, देखिए जो हमारा कवक होता है, जगत के जीवों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन और
पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। काइटिन एक जटिल और मजबूत नाइट्रोजन संयुक्त कार्बोहाइड्रेट है जो इन्हें संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा कवक, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण में गैर बायोडिग्रेडेबल और अपशिष्ट जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रासायनिक कीटनाशक के अत्यधिक संचय का मुख्य परिणाम क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा गैर बायोडिग्रेडेबल होता है, ये अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया या कवक द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित या नष्ट नहीं हो पाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, कांच, भारी धातुएं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनके संचय के कारण क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है प्रदूषित और मृदा क्षरण और जैव आवर्धन जैसी गंभीर समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्धन और पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होता है। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्लास्टिक ही है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु विज्ञान के संदर्भ में धातु के परिष्करण से क्या तात्पर्य है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा परिष्करण क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए जो विभिन्न अपचयन प्रक्रियाओं द्वारा अयस्कों से अशुद्धियाँ शेष रह जाती हैं, इन अशुद्धियों को हटाकर क्या होता है उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त करने की अंतिम प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। और लोकप्रिय विधि क्या है इसकी, परिष्करण की सबसे व्यापक और आधुनिक विधि है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। इससे क्या होता है, इसका उपयोग तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया, चांदी जैसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और साथ में अयस्कों से धातु का निष्कर्षण, इससे क्या होता है केवल निष्कर्षण कहा जाता है, जिसमें क्या होता है भर्जन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और परिष्करण इसके बाद का अंतिम चरण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा विभिन्न अपचयन प्रक्रियाओं द्वारा अशुद्धियों को उच्च शुद्धता वाली धातुओं में बदलना। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी पक्षी को कोई तीव्र चोट लगती है तो उसके शरीर को होने वाली सबसे गंभीर और अपरिवर्तनीय संरचनात्मक हानि निम्नलिखित में से कौन सी है। ये बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ग्रुप डी की सेकंड शिफ्ट में 25 अगस्त की। तो देखिए जो क्या होता है किसी पक्षी को तीव्र चोट लगने पर उसके कंकाल, संरचना, पेशी, ऊतकों और पंखों सभी को भारी नुकसान पहुंचता है, परंतु जैविक और संरचनात्मक रूप से पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होने के कारण बेहद नाजुक होती हैं, जिससे क्या होता है तीव्र चोट की स्थिति में कंकाल संरचना में क्या होती है हानि हो जाती है और सबसे गंभीर और जानलेवा समस्या बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा कंकाल संरचना में हानि हो जाती है, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अगला शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें क्या किया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्दों के क्या बताने युग्म। देखिए जो हमारा परागण है, परागकण, इससे ये किससे संबंधित है,
गढ़ से संबंधित है तो बोला गया कि निषेचन किससे संबंधित होगा। देखिए इसकी अगर हम डिटेल में बात कर लें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अभी जा रहे हैं थर्ड शिफ्ट में, जो भी बच्चे जा रहे हैं वो भी देखते हुए वीडियो को जाएं, ताकि हो सकता है कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, तो वहाँ पे आप सेंस लगा के यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे जीवों में क्या होता है, जनन की घटनाओं के अनुक्रम पर आधारित होती हैं, और जिस प्रकार परागकण स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है, उसी प्रकार निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा युग्मनज, बी ऑप्शन। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने से और प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए किस योजना को चालू किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन करंट में। ठीक है, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरों में क्या है रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने और मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया है, और इस महत्वाकांक्षी योजना का कुल बजट 75 करोड़ रहा है, और इसका जो मुख्य लक्ष्य है देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है, ध्यान रखना ये वैल्यू आप लोग पूरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी योजना चलाए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा देश में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने और युवाओं प्रतिभाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए पहले व्यापक खेल सहायता कार्यक्रम का नाम क्या है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की हम डिटेल में बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। देखिए जो हमारी भारत सरकार है वह इसके द्वारा क्या किया गया, ज़मीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किए गए पहले एकीकृत खेल सहायता कार्यक्रम का नाम खेलो इंडिया मिशन है। ध्यान रखिएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा खेलो इंडिया मिशन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। और ये 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, और आपको वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।